हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो आज से हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आर्ट एंड कल्चर यानी भारतीय कला और संस्कृत के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें डिटेल में पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें देखो कितने कोर्स मतलब कितने वीडियो बनते हैं। तो हमारा ये लगभग 15 से 20 दिन तक हमारा चलेगा और कंटिन्यू एक वीडियो आप लोगों को इसका मिलता रहेगा डेली का डेली। ठीक है, 15 से 20 मिनट का। ठीक है, तो आप इसको इजीली देख भी सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि मतलब जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो हमारा जब टॉपिक एक कंप्लीट होगा तो पूरे टॉपिक की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि एनसीईआरटी और जो एनसीईआरटी और ये नितिन सिंघानिया जो है, ठीक है, तो इसको कंबाइंड करके इसमें बनाया गया ये पूरा का पूरा नोट्स है। तो ये इसमें क्या हम लोग करेंगे कि इसमें प्री और मेंस दोनों को कवर करेंगे। और जो मेंस के आंसर होते हैं, ठीक है, कि कैसे आंसर लिखे जाएं, तो उसके बारे में भी हमने इस नोट्स में इंक्लूड किया है। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे आंसर को हम लोग फ्रेम करें। जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको क्वेश्चन का जो आंसर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी। और जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग अपना इसे अब देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको और ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें हम लोग पूरा का पूरा एक टॉपिक जैसे उठाएंगे तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री जैसे एशियंट का हो गया या फिर मिडवल का हो गया या फिर आपका मॉडर्न का हो गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक हम एक कंप्लीट करेंगे जो भी टॉपिक उठाएंगे उसका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलने वाला है। और इसमें हमने 7 टॉपिक के अंतर्गत पूरा का पूरा जो आपको भारतीय संस्कृति एवं विरासत यानी आर्ट एंड कल्चर को इसमें इंक्लूड किया है। इसमें स्थापत्य कलाएं पहला टॉपिक है। इसमें 3 भाग मतलब इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक स्थापत्य कला फर्स्ट है, ठीक है, मतलब आर्किटेक्चरल पार्ट फर्स्ट है। और सेकेंड है कि स्थापत्य कला भाग 2। और सी है कि स्थापत्य कला भाग 3। ठीक है, तो इसमें पूरी हम अपनी इंटायर जो हमारी एशियंट हो गई, मिडिवल हो गई, ठीक है, और जो मॉडर्न हो गई, तीनों की तीनों इंटायर इसमें हम स्थापत्य कला को देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको जो आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है वो बहुत इजी लगेगा। आप बहुत जल्दी उसको मतलब कवर अप कर पाएंगे उसको। ठीक है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप बहुत इजीली तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा और मैपिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके साथ साथ फिर हम दूसरा टॉपिक लेंगे तो ये मूर्ति कला में हम बताएंगे सारी मूर्ति कलाओं के बारे में। ठीक है, और चित्रकलाएँ हैं, प्रदर्शन कलाएँ हैं, और विरासत एवं संरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से हैं टॉपिक। ठीक है, किन किन को संरक्षित किया जा चुका है तो उन साइटों को भी देखेंगे। और ये प्राचीन भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने देखेंगे। और ये भाषा साहित्य है वो भी हम मतलब देखेंगे। ठीक है, तो 60 टॉपिक में पूरा मतलब टॉपिक वाइज हमने इसमें कवर किया है। और अच्छे से सारे के सारे टॉपिक जितने यूपीएससी में पूछे जाते हैं सब इंक्लूड किया गया है। यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो सब लोग इसको देख सकते हैं। सबके लिए ये इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं पहले टॉपिक पे। इसमें भारतीय कलाओं के अंतर्गत ये स्थापत्य कला या वास्तुकला है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखो, इसमें प्राचीन भारतीय जो स्थापत्य कलाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कलाएं, और जो आधुनिक कालीन जो ये आपकी स्थापत्य कलाएं हैं, तो इन तीनों टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें देखो, प्राचीन में क्या देखेंगे हम लोग, स्तूप पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मंदिर पढ़ेंगे, और फिर चैत्य और बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार हम मध्यकाल में पढ़ेंगे जो ये मीनार है, मेहराब है, गुम्मद है, मकबरा है और मस्जिद है। तो ये 5 टॉपिक हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और आधुनिक भारतीय कला के बारे में बात करें तो न्यू क्लासिकल जो शैली है उसके बारे में पढ़ेंगे, गौथिक शैली के बारे में पढ़ेंगे, और सार सेविक शैली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों कालों को हम अच्छे से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहला पार्ट लेते हैं प्राचीन भारतीय स्थापत्य कलाओं के बारे में। ठीक है, तो उसमें ये पहला टॉपिक है स्तूप। ठीक है,
तो ये प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत पहला टॉपिक है स्तूप स्थापत्य कला। ठीक है, तो स्तूप की जो संरचना और संकल्पना यानी संकल्पना और बनावट कैसी है वो देखेंगे, उसके प्रकार कितने होते हैं और कौन सा दर्शन उसके पीछे काम करता है, और विकास के चरण क्या क्या रहे हैं कि मतलब कब से उसका विकास होना शुरू हुआ था जो स्तूपों का। ठीक है, और महत्वपूर्ण स्तूपों में उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे जो मतलब पूछे जाते हैं यहाँ यूपीएससी में, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें तुलना होगी, ये सांची का स्तूप है, भरहूत और अमरावती स्तूप। ठीक है, तो इन तीनों स्तूपों के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो इस पहले टॉपिक के अंतर्गत हम लोग चलते हैं कि संकल्पना एवं बनावट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है भूप या भूहा या ढेरा, एक मतलब ढेर होता है, उसी को मतलब ढेर को कह देते हैं स्तूप। ठीक है, तो स्तूप समाधि का प्रतीक या प्रतीक स्थापत्य संरचना होती है जो किसी संत या आचार्य या आदि की स्मृति में उसके शारीरिक अवशेषों या पवित्र सामग्री के ऊपर बनवाया जाता है। ठीक है, तो स्तूप एक मतलब जो कोई जैसे संत होता है तो वो जो मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अवशेष उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कहा जा रहा है। तो उस स्तूप की बनावट होती है, तो इसमें बनावट को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो इस स्तूप की बनावट में अगर बात करें तो स्तूप का जो मूल भाग होता है उसे अंड कहते हैं। ठीक है, और अर्ध गोलाकार उल्टे कटोरे की भांति बना एक महत्वपूर्ण ये संरचना होती है जिसे अंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और अंड के ऊपर ये आड़े तिरछे कई पत्थरों को जोड़कर हर्मिका नामक संरचना बनाई जाती है। मतलब एक अंड होता है, अंड के ऊपर हर्मिका होती है। ठीक है, और हर्मिका के ऊपर आपको छत्रवालियाँ बनी होती हैं। ठीक है, और भूतल पर स्तूपों के को चारों तरफ से घेरा जाता है जिसे वेदिका कहा जाता है। ठीक है, तो जो भूतल के चारों ओर घेरा बनाया जाता है उसे वेदिका कहते हैं, और चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार होते हैं जिसे तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये जो द्वार प्रवेश करने के लिए बनाए जाते हैं वो तोरण द्वार होते हैं, और वेदिका एवं तोरण पर अनेक घटनाओं के शिल्प बने होते हैं। मतलब ये मतलब चित्र उन पे बनाए जाते हैं ये उसमें। ठीक है, जो द्वार होते हैं तोरण होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में तो देखो ये आपका अंड भाग हो गया, ये पूरा जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको अंड बोलते हैं। ठीक है, जो ये अर्धगोलाकार कटोरे की भांति होता है। ठीक है, और ऊपर ये हर्मिका होती है। ठीक है, तो ये हर्मिका आपको देखने को मिलेगी और ऊपर ये आपको छत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे छत्र हम लोग बोलते हैं, और ये नीचे का चबूतरा होता है। ठीक है, और इसी के चारों ओर ये मतलब घेरा बनाया जाता है, तो इसे हम जो बोल देते हैं जो वेदिका। ठीक है, तो इस चारों तरफ जो घेरा बनाया जाता है उसे वेदिका बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें देखो ये तोरण होता है, ये तोरण द्वार इस प्रकार से बना होता है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तोरण के बारे में तो इसी पे मतलब छोटी छोटी ये मतलब चित्र इस पे बना दिए जाते हैं, तो उसी के बारे में उसमें आगे कहा गया था। ठीक है, और ये वेदिका हो गई, इस तरह से वेदिका बनाई जाती है इस चबूतरे के चारों तरफ। ठीक है, तो ये पवित्र भूमि यहाँ पे होती है। ठीक है, और ये जो मतलब जो ये इसकी दिशाएं जो होती हैं। ठीक है, तो ये दिशाएं जो होती हैं ये प्रतीक होते हैं देवताओं के। तो देखो जो उत्तर दिशा होती है ये सोम देवता को मतलब प्रतीक होती है, और दक्षिण दिशा जो होती है तो ये यम देवता की होती है, और ये जो पूर्व दिशा होती है ये इंद्र देवता की होती है, और वरुण की जो दिशा होती है ये मतलब पश्चिम दिशा को ये डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब पश्चिम दिशा को वरुण देवता, और आपके जो पूर्व में इंद्र होंगे, और ऊपर मतलब उत्तर में सोम होंगे, और आपको दक्षिण में यम देखने को मिलेंगे। तो ये जो ये बनाया जाता है आपका स्तूप, तो ये चारों दिशाओं का एक प्रतीक होता है इसमें। ठीक है, तो ये चारों देवता इसमें सम्मिलित होते हैं उनके प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्तूपों के प्रकार के बारे में। तो स्तूपों के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के ये होते हैं स्तूप। ठीक है, तो इसमें पहला होता है शारीरिक स्तूप, दूसरा होता है परिभोगिक स्तूप, और थर्ड होता है हमारा उद्देशिका स्तूप, और फोर्थ होता है जो पूजार्थक स्तूप होते हैं। ठीक है, तो जो शारीरिक स्तूप होते हैं उसमें जैसे बुद्ध या किसी संत के शारीरिक अवशेष पर बना होता है ये। दूसरा होता है परभौगिक स्तूप की बात करें तो ये संतों या आचार्यों द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं पर बना होता है। जो मतलब संत वगैरह जो मतलब जो चीज़ें उपभोग करते हैं उनके जो अवशेष बच जाते हैं उनके ऊपर बनाया जाता है।
और उद्देशिक स्तूप के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्यों से जो बनाया जाता है उसे उद्देशिक मतलब किसी उद्देश्य के रूप में जिसे बनाया जाता है वो उद्देशिक स्तूप होता है। और जो पूजार्थक स्तूप की बात करें जो पूजा के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे पूजार्थक स्तूप कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपको स्तूप देखने को इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि ये मतलब कितने प्रकार के होंगे। तो ये भी आपको इसमें मिला, ठीक है। और इसके पीछे अब देखेंगे जो स्तूप बनाया जाता है इसके पीछे दर्शन कौन सा काम करता है, क्यों मतलब ये इसकी परंपरा कैसे पड़ी, कैसे इसकी अवधारणा आई, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और कहाँ से इसकी अवधारणा आई, ठीक है। तो अगर स्तूपों की बात करें तो स्तूपों के निर्माण के पीछे दार्शनिक अवधारणा का प्रभाव होता है। ये ऋग्वेद में ऊंची उठी हुई अभिव्यक्तियों जैसे कि सूर्य की रश्मि या अग्नि की ज्वाला या जो बितान से लेकर फैले हुए वृक्ष होते हैं इनको स्तूप कहा जाता था, ठीक है। मतलब एक प्रतीक मान लिया जाता था, उसी को स्तूप कह देते थे जो ऋग्वेद में जिसकी व्याख्या मिलती है, ठीक है। और इसी प्रकार बौद्ध परंपरा में स्तूपों को आनंद का प्रतीक माना गया। तो ये जो बौद्ध परंपरा में स्तूप बनाए जाते हैं ये आनंद के प्रतीक होते हैं। और इसके विभिन्न अंग की बात करें तो ये भिन्न भिन्न दार्शनिक अवधारणाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि अंड जो होता है ये शक्ति का प्रतीक होता है, ठीक है। और हर्मिका जो होती है ये पवित्रता का प्रतीक होता है। छत्रवालियाँ जो होती हैं ये चारों दिशाओं की प्रतीक होती हैं, जो बुद्ध की दिशाओं का प्रतीक हैं ये, ठीक है। और जो वेदिका की बात करें तो ये वेदिका जो होती है पवित्र भूमि तथा तोरण जो होता है चारों दिशाओं का प्रतीक माने जाते हैं। तो ये मतलब तोरण चारों दिशाओं के प्रतीक होते हैं। और ये जो छत्रवालियाँ होती हैं ये चारों दिशाओं में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक होती हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तोरण द्वार जो चारों तरफ बनाए जाते हैं मतलब 4 द्वार होते हैं वो चारों दिशाओं के प्रतीक होते हैं, लेकिन जो छत्रवालियाँ होती हैं वो चारों दिशाओं में जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका प्रतीक होती हैं, ठीक है। तो वेदिका हो गई पवित्र भूमिका, हर्मिका हो गई पवित्र जो हर्मिका पवित्रता का हो गई, ठीक है। और ये अंड शक्ति का हो गया। तो ये मतलब ये जो प्रतीक हैं ये पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इनको आप लोगों को आपको थोड़ा सा देख लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्तूप होते हैं स्तूपों का उद्भव एवं विकास कैसे मतलब इसकी परंपरा पड़ी। तो स्तूप की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होती है, ठीक है। और बौद्ध परंपरा में जो महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध के पूर्व चक्रवर्ती राजाओं एवं संतों के लिए स्तूप बनवाए जाते थे। मतलब बुद्ध से पूर्व भी ये परंपरा थी कि स्तूपों का निर्माण करवाया जाता था। वहाँ के जो राजा होते थे या संत होते थे तो वो मतलब चक्रवर्ती राजाओं या संतों के लिए स्तूप पहले भी बनवाए जाते थे। ये बुद्ध के ऐसा नहीं है कि ये मतलब बुद्ध के बाद ही ऐसी परंपरा स्तूपों की आई, तो ये पहले भी हुआ करती थी, ठीक है। और ये शतपथ ब्राह्मण में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो देखो इसकी अगर जो इसका साक्ष्य पूछे प्राचीनतम साक्ष्य कौन कौन से हैं तो देखो ऋग्वेद में मिला, ठीक है। और ये शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को मिला, ठीक है। तो बौद्ध परंपराओं में इसका विकास बुद्ध की मृत्यु के बाद किया गया, जिसे 4 चरणों में बांट देखा जा सकता है, ठीक है। तो 4 चरणों में कौन कौन से चरण हैं जिसमें मतलब इन स्तूपों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट है देखो मौर्य पूर्व युग था, एक मौर्य युग है और मौर्योत्तर युग, मौर्य के उत्तर युग और ये जो गुप्त युग है में। तो ये 4 युग में स्तूपों का जो निर्माण हुआ है उनके बारे में हम एक एक को करके आराम से देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला हो गया आपका मौर्य पूर्व काल जो है, ठीक है। जो स्तूप मौर्य पूर्व काल जो स्तूप हैं उनके बारे में। तो ये बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद उनके अनुयायियों द्वारा उनके अवशेषों पर 8 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण कराया गया था। ये सभी स्तूप साधारण प्रकार के थे जो वर्तमान में नष्ट हो चुके हैं। तो देखो जो प्रारंभ में बनाए गए स्तूप थे, ठीक है, वो अब उसका साक्ष्य नहीं है, वो नष्ट हो चुके हैं। और 8 जगहों पर वो मौर्य पूर्व काल उनके अनुयायियों द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। और ये मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल में अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इसमें सांची, भरहूत, चौखंडी, सारनाथ, चौखंडी का जो ये सारनाथ में है और धर्मराजिका जैसे स्तूप अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अशोक ने नए स्तूपों के निर्माण के लिए एक साथ साथ पुराने स्तूपों
जैसे कि कनक मुनि स्तूप, ठीक है, मतलब जो नए स्तूप बनवाए हैं उसमें जैसे मुनियों के स्तूप भी उसमें शामिल हैं, जैसे कनक मुनि स्तूप, ठीक है, जो निगाली सागर नेपाल का है, ठीक है, का जीर्णोद्धार भी करवाया है, मतलब जो पुराने मुनियों के स्तूप मिले हैं उनका भी मतलब रिनोवेशन करवाया है, ठीक है, नवीनीकरण उनका करवाया है, उनके बारे में कहा गया है। तो मौर्य काल में जो अशोक ने बहुत लार्ज स्केल पर स्तूपों का निर्माण करवाया है, ये 84,000 स्तूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल के मौर्योत्तर काल में अगर बात करें स्तूपों के बारे में, तो स्तूप के निर्माण की दृष्टि से मौर्योत्तर काल जो था उसमें का ये मौर्योत्तर काल स्तूपों के निर्माण की दृष्टि से एक उत्कर्ष काल था, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा बात करें तो स्तूपों का निर्माण हुआ है, और इस काल के पूर्व एवं इसके बाद वैसा निर्माण नहीं हुआ है जैसा कि इस काल में दिखाई देता है। तो जो मौर्योत्तर काल में जो स्तूपों का निर्माण हुआ है, तो ना इससे पहले इतना ज़्यादा हुआ था ना इससे बाद में हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसे मतलब उत्कर्ष काल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस काल में शुंगों के संरक्षण में सांची तथा भरहूत के स्तूपों के मूल आकार को 2 गुने से भी अधिक बड़ा बनाया गया, और कुषाण शासकों ने विशेषता कनिष्क द्वारा भी इनका मतलब विशेष प्रकार से, कनिष्क के समय ही आपको बौद्ध संगतियाँ प्रारंभ हुई थी, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो मतलब शुंग शासक थे, इनके संबंध में ये मतलब सांची के और भरहूत स्तूपों का बहुत मतलब उनका जो आकार था 2 गुने कर दिया गया, और जो कनिष्क जो कुषाण शासक कनिष्क था, ठीक है, तो इसने पेशावर, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला आदि स्थानों पर कई स्तूप बनवाए, और कृष्णा घाटी में इक्ष्वाकु और सातवाहनों के संरक्षण में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जय जगपैठ जगपैठ, गोली और ये घंटाशाला आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। तो अमरावती हो गया, नागार्जुन कोंडा वाला हो गया, ठीक है, ये मतलब सातवाहनों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, ठीक है, इक्ष्वाकु एवं सातवाहनों ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। लेकिन कनिष्क का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पेशावर, मोहनजोदड़ो और तक्षशिला वाले क्षेत्र में ये मतलब वहाँ पर ये कुषाण जो कनिष्क था इसने बनवाए थे, और जो सातवाहन शासक और इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इन्होंने अमरावती यानी साउथ में, इन्होंने साउथ में बनवाए हैं अमरावती, नागार्जुन कोंडा, जगैपैठ और गोली घंटाशाला, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा स्तूपों का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। तो जो मौर्योत्तर कालीन स्तूपों में स्थापत्य एवं शिल्प कला के जो भव्य रूप दिखाई देते हैं, इसका जो ये भव्य रूप जो दिखाई देता है, इस काल में बने शिल्प कला के जो दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है, और इस काल के स्तूपों के साथ बुद्ध की घटनाओं से जुड़े विषयों जैसे कि जातक कहानियाँ हो गई, लोकपन्य विषय हो गए, इनकी कथाएं हो गई, और आम जीवन से संबंधित जो विषय थे आदि को शिष्यों के माध्यम से स्तूपों की वेदिकाओं में प्रवेश द्वारों पर काफ़ी कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण किया गया है। तो ये देखो जो मौर्योत्तर कालीन मतलब मौर्य उत्तर काल में ये जो उसमें जो चित्रकारी की गई है, ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बाद की गई है, मतलब मौर्य काल के बाद की गई है मौर्योत्तर काल में, ठीक है। तो इसमें ये भी रखना, क्योंकि ये भी याद रखना आप लोग, क्योंकि क्या होता है कि स्टेटमेंट में ये पूछ लेते हैं कि जो चित्रकारी हुई है वो मौर्योत्तर काल में हुई है या मौर्योत्तर उत्तर काल में हुई है, तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल में भी स्तूपों के निर्माण की परंपरा जारी रही, और इस काल में प्रमुख स्तूपों में अगर बात करें तो सारनाथ का धमेक स्तूप है, ठीक है, मीरपुर का ये खास का स्तूप है, सिंध पाकिस्तान में ये देखने को मिलेगा, और ये इस प्रकार से बहुत से महत्वपूर्ण स्तूप बनवाए गए, और इस काल में इसके बाद भी स्तूपों का निर्माण जारी रहा, किंतु उसकी भव्यता में अब गिरावट आई थी। तो मतलब ये मतलब जो भव्यता उसकी थी, जो जिस प्रकार से उनको डेवलप किया जाता था, वो मतलब अब नहीं रह गई वो चीज़ें, ठीक है, तो वो मतलब धीरे धीरे कम होने लगी। तो ये आज था पूरा का पूरा आज टॉपिक था कि मतलब ये स्तूपों के बारे में तो हम लोगों ने डिटेल में देखा है। अब कल वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे ये मौर्योत्तर काल का जो क्वेश्चन है, जैसे कि प्रारंभिक स्तूप बौद्ध दर्शन, लोक विश्वासों तथा आम जीवन के विषयों का सुंदर
मेल है चर्चा कीजिए। और बौद्ध स्तूप कला जो लोकपन्य विषयों एवं कथाओं को चित्रित करते हैं, बौद्ध आदर्शों की सफलता पूर्वक व्याख्या करते हुए विभेदीकरण कीजिए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे और उनमें मतलब भरहूत, सारनाथ और जो ये अमरावती स्तूप है, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग डिफरेंस मतलब तुलनात्मक उनका अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, ताकि जो भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये तुलनात्मक के आधार पर क्वेश्चन बन ही जाता है, वो चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। ठीक है, तो ये हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इजीली आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और वीडियो का नोटिफिकेशन भी अगर नहीं आता है तो भी उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग चैनल पे नए हो, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस पर जो घंटे का बटन आता है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो मैं कोई भी वीडियो आप लोगों को डालूं, तो मतलब कोई भी चैनल पे अगर वीडियो मैं डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ईजिली। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर का भी डालता हूँ, मंथली करंट अफेयर बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज आती हैं हमारी। एक तो चल रही है तुम्हारी विजन की और एक चल रही इनसाइट की। इसके साथ साथ जो पीसीएस की बच्चे जो डिमांड कर रहे थे उनके लिए भी मैं ला रहा हूँ। तो बहुत जल्द कल या परसों आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा इसका भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।